हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 36 लेकर मैं आ गई हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, बार्बी ईबो के कहने पर चैंग को होटल लेकर आ जाता है ताकि ईबो चैंग से अपना बदला ले सके। उसके बाद जो बार्बी है वो चैंग से कहता है कि वो ईबो के जाल में फंस चुका है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। बार्बी की बात सुनने के बाद जो चैंग है वो धीरे धीरे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चैंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, जो देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। खुशी के मारे ईबो की जो बॉडी थी वो शिवर करना शुरू करती है। फिर ईबो गुस्से में चैंग के करीब चला आता है, फिर उसका गला दबाता है और गला दबाते हुए फिर ईबो चिल्लाकर चैंग से कहता है, क्यों तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। जो तुम्हारा आज एक्सप्रेशन है ना, उसका एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसा ही था। हौसम को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जब मैंने। ईबो ये कहते हुए रुक जाता है क्योंकि ईबो की जो आवाज़ है वो दर्द के मारे भारी हो गई थी। अपने गले को साफ करने के बाद फिर ईबो दोबारा उससे कहता है, मैं उसका एक लौता दोस्त, उसने उसे धोखा दिया था। उसने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन ईबो दोबारा रुक जाता है। फिर वो अपना गला दोबारा साफ करने के बाद उसे कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके अंदर एक होप थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसे तुम जैसे लोगों से बचाऊं। मैं तो उसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया। ये दर्द, ये गिल्ट हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ चलता रहेगा। मुझे ये दर्द और गिल्ट को हमेशा कैरी करना पड़ेगा। मैं कभी खुश नहीं हो पाऊँगा और ना ही मेरी ज़िंदगी इतनी ईजी हो पाएगी। लेकिन मैं अपना सारा गुस्सा तुम पे उतारूंगा। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। ईबो की बात सुनने के बाद फिर चैंग ईबो से कहता है, बाढ़ में जाओ तुम दोनों, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, समझे। तभी जो चैंग है वो दोबारा ईबो से कहता है, उससे मैं माफ़ी मांगूं? कभी भी नहीं। उस छोटे घटिया लड़के के पास सब कुछ था। उसे हर एक चीज़ इजीली मिल जाती थी, जो कुछ भी मैं चाहता था। हमेशा जो कुछ भी मुझे चाहिए होता था, उससे पहले मुझे अपने डैड को खुश करना पड़ता था ताकि मेरे डैड मुझे वो पावर दे सके। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो ज़मीन के अंदर सड़ रहा है और मुझे इस बात की कोई भी परवाह भी नहीं है, कभी भी परवाह होगी भी नहीं। तभी ईबो गुस्से में आकर चैंग से कहता है, क्या उसे कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था? उसने तुमसे कोई चीज़ चुराई थी? तो फिर क्यों तुमने ये सब कुछ किया? लालच में आकर, जलन में आकर? गॉड डैम इट, वो सिर्फ 20 साल का था। तुम पे लानत है। ईबो की बात सुनने के बाद फिर चैंग उसे कहता है, अच्छा, क्या मैंने हॉसंग से कहा था कि वो अपने आप को मार डाले? तो फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा? और क्या तुम मुझसे अलग हो? हाँ, कहीं तुम खुद को महात्मा तो नहीं समझने लगे? चैंग की बात सुनने के बाद फिर ईबो से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। इसीलिए। ये कहते हुए ईबो अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है और उस सिरिंज को वो चैंग को दिखाता है। सिरिंज को दिखाते हुए ईबो उस सिरिंज को एक जगह से दूसरी जगह उसकी आंखों के सामने हिला रहा होता है। तभी जो चैंग है वो ईबो से कहता है, ये क्या है? तो ईबो जवाब में चैंग से कहता है, अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। ये कहते हुए ईबो चैंग की जो बाजू है उसे पकड़ता है। फिर ईबो ग्रीनिंग करता है। फिर दोबारा ईबो चैंग से कहता है, ये तुम्हारा ही ड्रग है, मैंने इसे स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया है, क्या तुम्हें इसे टेस्ट नहीं करना? ये बात सुनते ही चैंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो ईबो से कहता है, नो वे, ये सीक्रेट है, तुम्हें कैसे? तभी ईबो जवाब में उसे कहता है, अरे डियर, तुम्हें इतनी ईजिली अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए जो ईबो है वो उस सिरिंज का जो नीडल है उसे चैंग के स्किन के अंदर डाल देता है। फिर वो चैंग के बगल में बैठता है। उसके बाद ईबो दोबारा कहता है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? तभी जो चैंग है वो ईबो से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इस तरह का खतरा नहीं उठा सकते हो। ये कहते ही जो चैंग है वो अपना गला थोड़ा बहुत रेस करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो ईबो से कहता है, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी के अभी छोड़ दो, वरना तुम उसे नहीं बचा सकते हो। यहाँ पर जो चैंग है वो जैन के बारे में कह रहा है।
तभी जो ईबो है वो चैंग को जवाब में कहता है, सच में? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ ये कहते हुए ईबो चैंग का जो सर है उसे टैप करता है। ईबो ने ऐसी हरकत पहली बार अपनी ज़िंदगी में की थी। फिर ईबो से कहता है, आज मैंने पहली बार अपना दिमाग इस तरह से इस्तेमाल किया है, तुम्हें पता है? और सच में ये काम भी कर गया। मैंने अपनी कमज़ोरी से पहले ही छुटकारा पा लिया था, तुमसे बदला लेने से पहले, इसलिए कोई भी हरकत अब तुम्हें नहीं बचा सकती है। ये कहने के बाद ईबो फिर धीरे धीरे इंजेक्शन को स्टार्ट करता है। जितना धीरे धीरे मेडिसिन चैंग के जिस्म के अंदर जा रहा था, उतना ही चैंग का जो चेहरा था वो डर के मारे शेकिंग करना शुरू कर देता है। चैंग जो है वो कोशिश करता है कि वो ईबो को ना दिखा सके कि वो डर रहा है, लेकिन जो ईबो है उसे चैंग के चेहरे पे थोड़ा बहुत डिस्कस्टिंग तो देख लिया था, जो देखकर जो ईबो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी जो ईबो है उसे महसूस होता है कि जो चैंग है उसका पैंट गीला हो गया है, यानी कि चैंग डर के मारे यूरिन भी पास कर देता है और जो बेडशीट होता है उसे गंदा कर देता है। ये देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एक ही मिनट में आप किसी की जान भी ले सकते हो और किसी को ज़िंदा भी छोड़ सकते हो। और ईबो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो चैंग को इस दुनिया से ही मिटा दे। तभी जो चैंग है उसकी आवाज़ धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी टूटी हुई आवाज़ से ईबो के सामने भीख मांगता है। वो ईबो से कहता है, प्लीज़ ईबो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। चैंग की ऐसी हालत देखकर जो ईबो है वो अपने सर को शेक करता है और ईल ग्रीनिंग करता है। तो ईबो जवाब में चैंग से कहता है, चैंग बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अब सॉरी महसूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है जो कुछ भी आज तक तुमने घटिया काम किए उनके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। अरे हम दोनों तो बस यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, रशियन गेम रोले, पता है ना तुम्हें? ये ड्रग तो अभी बस एग्जामाइन के लिए ही है, अब तुम पर डिपेंड है और तुम्हारी किस्मत पर, या तो तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो बारबी है वो ईबो की जो आर्म है उसे पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे ईबो के कान में कहता है, ईबो क्या तुम ये सच कह रहे हो? मैंने तो एग्री नहीं किया था किसी को मारने के लिए, अगर ये सच में? अभी बारबी कह ही रहा था, तभी जो चैंग है वह अपनी डरावनी खराब आवाज़ में ईबो से धीरे धीरे कहता है, बचाओ मुझे बचाओ। जो ड्रग था उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए जो चैंग है उसका जो अपीयरेंस था वो अब धीरे धीरे चेंज होने लगा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी आंखों का कलर भी अब चेंज होने लगा था। उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ रहा था। चैंग के होंठों से भी अब खून आ रहा था क्योंकि चैंग ने नॉन स्टॉप अपने होंठों को काट लिया था। चैंग अपनी बॉडी को टच नहीं कर पा रहा था, तो वो अपनी बॉडी को हवा में रेस कर रहा था, ऐसे कि जैसे उसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। और जो चैंग है वो अपनी गहरी आवाज़ में ग्रोनिंग करता है ज़ोर ज़ोर से। उसकी ऐसी हालत देखकर बारबी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो बिना ईबो की परमिशन के चैंग के पास चला आता है और फिर चैंग के जो हाथ है उसे खोल देता है। जैसे ही चैंग के हाथ खुल जाते हैं तो वो सबसे पहले बारबी को धक्का मारकर अपने आप से अलग करता है। फिर वो बेड से जंप करता है और घुटनों पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है। ईबो जैसे ही उसे दरवाजे की तरफ जाता हुआ देखता है तो ईबो उसे फॉलो करता है और तभी उसके बाल पकड़ता है। चैंग के बालों को टाइटली पकड़कर ईबो गुस्से से बारबी से कहता है, हमेशा मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और अपने दांतों को दबाकर फिर वो बारबी से कहता है, इसे वापस ले जाओ। फिर ईबो दोबारा बारबी की तरफ देखकर उसे कहता है, चुनो। ये बात सुनते ही बारबी उसे कहता है कि क्या? या तो तुम बाहर जाके एम्बुलेंस को बुलाओगे या फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ रहकर ये शो देखोगे। ये बात सुनते ही बारबी ईबो से कहता है, ईबो प्लीज। तभी ईबो से कहता है, क्या तुमने चुन लिया? क्या तुम्हें वापस सेक्स टॉय बनना है उस जेल में, या फिर तुम्हें आज़ाद होकर लग्जरियस ज़िंदगी जीनी है जो कि मैंने तुम्हें ऑफ़र किया है? तभी जो चैंग है वो उसे कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बख्श दो, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। तभी जो ईबो है वो दोबारा बारबी से कहता है, तो बारबी तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है? जैसे ही बारबी ईबो की बात सुनता है तो उसकी जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है।
बारबी चैंग को अवॉइड करता है और अपना सर डाउन करके वापस अपनी जगह पर जाता है, जो कि ईबो ने पहले ही एक्सपेक्ट किया हुआ था। किसी ऐसे शख्स को सेक्रीफाइस करना जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, वो वक्त उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसी तरह बारबी के लिए भी ये वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड था कि वो चैंग को इस तरह सफ़र करते हुए देख रहा था, लेकिन बारबी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए बारबी ने अपने आप को ही चुना। तभी चैंग चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मदद मदद करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अंदर से जल रहा हूँ। चैंग के कहते हुए अपने नाखून ईबो के स्किन में डालता है और कोशिश करता है कि वो ईबो के ऊपर क्लैम्प करके खड़ा हो सके, लेकिन चैंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और उस दर्द की वजह से चैंग वापस ज़मीन पे गिरता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोलिंग करता है, फिर ग्रोनिंग करता है। उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है, लेकिन ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ईबो को पता है कि ऐसी जगहों पर ऐसी आवाज़ें आती रहती है, इसलिए यहाँ की स्टाफ को भी इन सब चीज़ों की आदत है। चैंग को इस तरह तड़पते हुए देखकर जो ईबो है वो अपने घुटनों पे आता है। वो चैंग के हर एक मूव को अच्छे से स्कैन कर रहा होता है बिना पलक झपके। मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्योर क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के अंदर इस तरह की क्यूरियोसिटी होती होगी। इस दुनिया में हर कोई हाई क्वालिटी ड्रग के साथ एडिक्टेड है। मैं हमेशा से इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ, स्पेशली इन हार्ड चीज़ों से, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। मुझे पहले से ही नफ़रत है किसी चीज़ के साथ एडिक्टेड होने की। लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी ने मेरे साथ एक बड़ा मजाक किया कि मैं एक शख्स के साथ एडिक्टेड हो गया। मैं उसके साथ एडिक्टेड हो गया, जैन के साथ। इस तरह के सीन पहले भी हुए हैं और वो सबको चैंग की वजह से ही हुआ था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था तब तक जब तक उसे पैसे मिलते थे। किसी की जिंदगी उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता था। वो तो बस दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता था। उस वक्त मैं इन सब चीज़ों को देखना भी अवॉइड करता था, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने ये सब कुछ ऑनेस्टली किया है और मैं ये समझ भी सकता हूँ कि क्यों। अच्छा है, कभी कभी ऐसी चीज़ें अच्छी होती है कि किसी को तकलीफ देनी। चैंग, तुमने मुझे पहले क्या कहा था? बदला लेना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब हम किसी से बदला लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ईबो की बात सुनने के बाद जो चैंग है वो कुछ हिसिंग जैसा कहता है, लेकिन ईबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चैंग क्या कह रहा है। तभी जो चैंग है उसके मुंह से खून की उल्टियाँ आती है। खून के साथ साथ जो मेडिसिन का जो असर था वो कुछ ब्लैक सा आता है और तभी नॉन स्टॉप चैंग की जो बॉडी है वो ट्रम्बलिंग करना शुरू करती है और फ्लोर पे क्रोवलिंग करती है और उसी मूवमेंट में चैंग की आंखें रोल बैक हो जाती है और ईबो को रियलाइज़ हो जाता है कि चैंग सच में बदकिस्मत था कि वो अब मरने जा रहा है। चैंग मर रहा है ये देखकर जो ईबो है वो चिल्ला कर चैंग से कहता है, जहन्नुम में जाओ तुम। ईबो की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे जोर जोर से हंसने में चेंज हो जाती है जब ईबो नोटिस करता है कि चैंग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। ईबो का दिल अचानक से भर आता है जब ईबो इमेजिन करता है कि जब हॉसंग ने बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दी थी और जब उसकी बॉडी जमीन के साथ क्रैश हो गई होगी, शायद उसने भी उस वक्त रिग्रेट किया होगा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी जो ईबो है वो माफ़ी मांगता है अपने सामने एक परछाई को जो कि हॉसंग की थी। ईबो उसे कहता है, माफ़ कर देना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए ईबो अपनी आंसू पोंछता है और अपने सामने की परछाई को ग्रीट करता है। हमारी ज़िंदगी का डर हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। धीरे धीरे हम लोग अपने डर को काबू में करना सीखते हैं, लेकिन आज ईबो ने गैस कर लिया था कि उसका डर, उसके दोस्त की परछाई हमेशा के लिए आज उसको छोड़कर जाने वाली है। फिर ईबो अपने होठों पे दर्द भरी स्माइल लाता है और अपने दोस्त की परछाई यानी कि हॉसंग की तरफ देखता है। उससे कहता है, मेरे दोस्त जन्नत में अच्छे से रहना, मेरे एकलौते दोस्त। ईबो ये धीरे धीरे कहता है। फिर ईबो हॉसंग से कहता है, शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए जो तुमने मेरे लिए किया और मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद जो वो परछाई है वो वहाँ से गायब हो जाती है और ईबो का जो बदले लेने का लास्ट पार्ट था ईबो उससे पूरा करता है। ईबो फिर बेंड डाउन हो जाता है, फिर चैंग की जो चिन है उसे होल्ड करता है।
ईबो को रियलाइज़ हो गया था कि चैंग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ही गिन रहा है। तो ईबो चैंग के चेहरे के नज़दीक आता है, फिर उसके कानों में कहता है। ईबो होप करता है कि चैंग उसे इस वक्त सुन रहा होगा। फिर ईबो उसे कहता है, तुम्हारे शौक पे मैं सिंसियर टीयर्स ही बहाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और इसी के साथ कुछ सेकंड्स के बाद ही ईबो को रियलाइज़ हो जाता है कि चैंग की जो बॉडी है वो पूरी तरह से अब फ्रीज हो गई है, यानी कि चैंग मर गया है। ईबो बस अपनी हाथों की तरफ देख रहा था जिनमें चैंग की लाश थी। चैंग की लाश को देखते हुए ईबो को पता ही नहीं चला कि टाइम कब पास हो गया। तब तक जब तक बारबी ने ईबो को होश में न लाया। जैसे ही ईबो होश में आता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसने एक डेड बॉडी को पकड़ा हुआ है। डेड बॉडी को देखते हुए ईबो डर के मारे जंप करता है और अपने स्टेप्स को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। ये देखकर जो बारबी है वो ईबो से कहता है, ईबो मेरी तरफ देखो। ईबो की आंखें काफ़ी बड़ी हो गई थी और ईबो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हम दोनों पकड़े जाएंगे, तुम बस। अभी बारबी कह ही रहा था, तभी ईबो बारबी की बात को काटते हुए बारबी से कहता है, मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था कि हम दोनों को पकड़ लेंगे। ईबो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में ज़मीन पे न गिरे। उसके बाद ईबो अपने आप को सबसे पहले शांत करता है। फिर वो सबसे पहले जो सिरिंज था उसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स को हटाता है और उसे चैंग की उंगलियों के बीच में रखता है ताकि चैंग के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस सिरिंज के ऊपर लग जाए। फिर उसके बाद वो उस सिरिंज को वापस लेकर बेड के ऊपर फेंक देता है। फिर वो बारबी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़कर बारबी से कहता है, बस तुम्हें बारबी अब इतना ही करना है जो मैंने तुमसे कहा था। बस बेड के ऊपर सोने का नाटक करो कुछ मिनट्स और, तब तक जब तक यहाँ पर कोई आकर चेक न करे और तुम्हें नींद से न जगाए। उन सब लोगों को बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ भी नहीं सुना, समझ गए? तभी बारबी ईबो से कहता है, ये लोग पुलिस को बुलाएंगे। तभी वो बारबी को समझाते हुए बारबी से कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ क्योंकि इस जगह की जो कीमत है वो मिलियंस में है। चैंग की ज़िंदगी से भी कहीं ज़्यादा कीमती है। यहाँ तक कि चैंग का खुद का बाप भी इस सब झंझट में नहीं पड़ेगा। वो भी चैंग की मौत को दबाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई इंसिडेंट बताकर, समझ गए? हर कोई यहाँ पर यही सोचेगा कि चैंग ने ओवरडोज किया है। तो प्लीज़ तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करो जो मैंने तुमसे कहा है। फिर बारबी ईबो से कहता है, तो तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये बात सुनते ही फिर ईबो बारबी से कहता है, तुम बस आज के दिन ही यहाँ पर रहोगे, कल मेरा आदमी तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, कल तुम ये कंट्री छोड़ के जाने वाले हो। बारबी तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है, तो इसलिए मैं अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ। उसी के साथ फिर ईबो ये भी कहता है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ईबो ये अपनी गहरी आवाज़ में कहता है। ईबो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ये बात सुनने के बाद जो बारबी है वो अपना सर हाँ में नोट करता है। 6 साल ईबो और बारबी एक साथ रहे थे। बारबी चुपचाप बस ईबो को गले लगाता है और अपने आप को काम करने की कोशिश करता है। जैसे ही बारबी काम डाउन हो जाता है तो वो ईबो को छोड़ देता है। फिर जो ईबो है वो बिना अपने गुनाह की तरफ देखे हुए बारबी से कहता है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना। ईबो अपने होठों पे स्माइल लाता है। फिर वो उस रूम से चला जाता है। बाहर जाते ही फिर ईबो इशारा देकर बारबी से कहता है कि वो प्लान को शुरू करे। जैसे ही ईबो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है फिर ईबो गहरी सांस छोड़कर अपनी आंखों को बंद करता है और फिर सोचने लग जाता है कि ईबो अब क्या करेगा। पहला जो कमज़ोर दुश्मन था ईबो ने उसे हरा दिया, लेकिन अभी एक और दुश्मन बाकी है। क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? क्या मैं अपने डैड को हरा पाऊंगा? और क्या मैं अपने आप को हरा पाऊंगा? अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जैसे ही ईबो अपने घर पहुंच जाता है तो वो सबसे पहले भागता हुआ अपने बाथरूम में चला जाता है और फिर वो गर्म पानी के अंदर लेट जाता है। ईबो को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। ईबो को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई परछाई है जो उसका पीछा कर रही है। जैसे ही ईबो की जो स्किन है वो जलना शुरू हो जाती है तभी ईबो उस पानी से फिर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ईबो फिर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। फिर ईबो अपने आप के साथ एक सवाल पूछता है, कौन और तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो ईबो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा जबकि तुमने ही उसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला था? तुमने ही ऑर्डर दिया था कि उसे घर के नज़दीक भी ना आने दे। उसके बाद ईबो फिर जैन के रूम में चला जाता है
और फिर बेड के ऊपर लेट जाता है। ईबो फिर उस हर एक मोमेंट को याद करता है जो उसने जैन के साथ बिताए थे। बेड के ऊपर लेटते हुए ईबो फिर एक पिल्लो को अपने गले लगा लेता है ताकि वो जैन को महसूस कर सके, उसकी सेंट को फील कर सके। ईबो आज काफ़ी ज़्यादा अपनी गगो को मिस कर रहा था। फिर ईबो कहता है, गगा मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ क्या तुम मेरे सपनों में आओगे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मरते दम तक ज़रूरत है। फिर ईबो अपनी नींद की गोलियां लेता है और नींद की गोलियां धीरे धीरे ईबो के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है और ईबो सो जाता है। ईबो अगले पूरे दिन तक सो रहा था, तब तक जब तक उसका जो बेडरूम का दरवाज़ा है कोई उसे ज़ोर ज़ोर से खटखटाता नहीं है। जैसे ही ईबो बेडरूम के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनता है तो ईबो अचानक से नींद से जाग जाता है। ईबो की सांसें भी तेज चल रही थी। ईबो जैसे अपनी डैड की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है, डैड। ईबो अपनी सांसों को काम डाउन करने की कोशिश करता है। तुम्हें देख रहा हूँ मैं, काफ़ी आराम से सो रहे हो जबकि बाहर इतनी सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो ईबो जवाब में अपनी डैड से कहता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ईबो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये बात सुनते ही जो ईबो के डैड है वो ईबो की तरफ ग्रीनिंग करके देखते हैं। फिर ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, चैंग वो मर गया है, उसे हार्ट अटैक आ गया है। क्या तुमने कभी सुना नहीं था कि चैंग का दिल इतना कमज़ोर है? ये कहने के बाद ईबो के जो डैड है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। ईबो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ईबो बस माँ करता है। फिर ईबो अपने आप के साथ सोचता है, उसकी फैमिली ने यही क्रिएट किया है। तभी ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहते हैं, ईबो। ये कहते हुए ईबो के जो डैड है वो ईबो की जो रिस्ट है उससे टाइटली पकड़ते हैं। वो इतना टाइटली ईबो की रिस्ट को पकड़ते हैं कि ईबो की जो हड्डी है वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी। ईबो दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, वो तुम थे ना? ये बात सुनते ही ईबो फिर कहता है, डैड। तभी ईबो के डैड ईबो से कहता है, तुमने उसे मारा है ना बिना मेरी परमिशन के? तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया और मुझे भी इस डेंजर में डाला, लेकिन तुम। तभी ईबो अपनी डैड की बात को काटते हुए एक्सक्यूजेस देना शुरू करता है और फिर वो अपने डैड से कहता है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। उसने ईबो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन ईबो तभी फ्रीज हो जाता है जब वो महसूस करता है कि ईबो के डैड का जो हाथ है वो ईबो के बालों के ऊपर है। ईबो ने आज पहली बार अनफैमिलियर टच को महसूस किया था। तभी ईबो अपने डैड से कहता है, आप क्या? अभी ईबो बोल ही रहा था तभी ईबो के डैड ईबो से कहता है, वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। तो ईबो कहता है कि क्या? इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।